संभव है मेरे लिए। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। अच्छा हुआ, तरीफा में उस बेकरी वाले से मैंने कुछ भी नहीं कहा, लड़के ने अपने मन में सोचा। वे दोनों हुक्का पी रहे थे। सूरज डूब चला था। वे अरबी भाषा में बात कर रहे थे। लड़के को गर्व था कि अब वह अरबी अच्छे से बोल सकता था। एक वह समय भी था जब वह सोचा करता था कि उसकी भेड़ें दुनिया के बारे में उसे सब कुछ सिखा सकती हैं, मगर क्या वे उसे अरबी भाषा सिखा पाती? दुनिया में ऐसी कई और चीजें हैं जो भेड़ें नहीं सिखा सकती। वे तो बस खाने पीने की फिराक में ही रहती हैं। हो सकता है उन्होंने मुझे कुछ ना सिखाया हो, लेकिन शायद मैं अपने आप ही उनसे कुछ सीख रहा था। मकतूब, व्यापारी ने कहा। इसका मतलब जानने के लिए तुम्हें अरब में पैदा होना पड़ेगा। व्यापारी ने लड़के के सवाल का जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी भाषा में इसके मायने कुछ इस तरह होंगे, नसीब लिखा जा चुका है। चिलम की आग बुझाते हुए उसने लड़के से कहा कि वह चाहे तो क्रिस्टल के गिलासों में चाय बेच सकता है। कभी कभी दरिया का बहाव रोकने के लिए कोई रास्ता नहीं होता। आदमी पहाड़ी पर चढ़ते हुए थक जाते थे, मगर चोटी पर पहुंचकर उन्हें वह क्रिस्टल की दुकान दिखाई देती जहां ताजगी भरी पुदीना चाय मिलती थी। वे क्रिस्टल के बहुत ही खूबसूरत गिलासों में चाय पीते थे। मेरी बीवी ने यह कभी सोचा ही नहीं, एक ने कहा, और उसने कुछ क्रिस्टल खरीद लिए। उसके यहाँ रात को कुछ मेहमान आने वाले थे और जो इन क्रिस्टल के बर्तनों की खूबसूरती को देखकर प्रभावित होंगे। तो दूसरा बोला, क्रिस्टल के गिलासों में चाय पीने का आनंद एकदम अलग है। क्रिस्टल चाय की सुगंध को बनाए रखता है। तीसरा व्यक्ति बोला, पूरब में चाय क्रिस्टल में ही देने का रिवाज है। इसमें जादुई शक्तियां हैं। बहुत जल्द यह खबर सब जगह फैल गई। अब लोग उस चाय की दुकान को देखने के लिए पहाड़ी चढ़ने लगे। वे जानना चाहते थे कि क्रिस्टल जैसे पुराने धंधे में इस दुकान ने ऐसा क्या नया कर दिखाया है। देखा देखी दूसरी दुकानों ने भी चाय क्रिस्टल में देना शुरू कर दिया, मगर उनकी दुकानें पहाड़ी की चोटी पर नहीं थी, इसलिए उनका धंधा मंदा था। अंततः व्यापारी को 2 और नौकर रखने पड़े। उसने क्रिस्टल के साथ बहुत बड़ी मात्रा में चाय का आयात शुरू कर दिया। आदमी और औरतें बड़ी संख्या में उस दुकान पर आने लगे, कुछ नया देखने की प्यास बुझाने के लिए, और इस तरह कई महीने बीत गए। सूर्योदय से पहले ही लड़का उठ बैठा। अफ्रीका महाद्वीप की जमीन पर पहला कदम रखे उसे ठीक 11 महीने और 9 दिन हो चुके थे। इसी दिन के लिए विशेष रूप से खरीदी सफेद अरबी पोशाक उसने पहन ली। सिर वाले स्कार्फ को उसने ऊंट की खाल से बने छल्ले से कस लिया और नई चप्पलें पहनकर चुपचाप धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर गया। शहर अभी भी सोया हुआ था। उसने अपने लिए एक सैंडविच बनाया और क्रिस्टल के गिलास में डालकर गर्म चाय पी। फिर धूप से भरी दहलीज पर बैठकर हुक्का पीने लगा। वह चुपचाप हुक्का पी रहा था बिना कुछ सोचे। हाँ, रेगिस्तान की सुगंध लेकर आई हवा की आवाज जरूर उसके कानों में पड़ रही थी। हुक्का पीने के बाद उसने अपनी जेब में हाथ डाला और उसमें से कुछ निकाला। उसके हाथ में नोटों की गड्डी थी। इतने पैसों से वह 120 भेड़ें, वापसी का टिकट और अपने देश में अफ्रीका से वस्तुओं का आयात का लाइसेंस खरीद सकता था। उसने बड़े धीरज के साथ व्यापारी के जागने और दुकान खोलने का इंतजार किया। फिर दोनों ने चाय पी। मैं आज जा रहा हूँ, लड़के ने कहा। मेरे पास भेड़ें खरीदने के लिए पैसा जमा हो गया है और आपके पास मक्का जाने के लिए। व्यापारी खामोश रहा। क्या आप मुझे अपना आशीर्वाद नहीं दोगे? लड़के ने पूछा। आपने मेरी इतनी मदद की है। व्यापारी अपने लिए चाय बनाने में व्यस्त था। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर लड़के की ओर घूमकर वह बोला, मुझे तुम पर नाज है। तुमने मेरी क्रिस्टल की दुकान को एक नई पहचान दी है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं मक्का नहीं जाने वाला, ठीक उसी तरह जैसे कि तुम कोई भेड़ वेड़ नहीं खरीदने वाले। आपसे ऐसा किसने कहा? लड़के को आश्चर्य हुआ। मकतूब, क्रिस्टल व्यापारी ने कहा। सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। कुछ पल खामोश रहकर उसने लड़के को भरपूर आशीर्वाद दिया। कमरे में जाकर लड़के ने अपना सामान बांधा। 3 बोरे भर गए। बाहर जाते हुए उसने कमरे के एक कोने में अपनी पुरानी थैली देखी। वह तो इसके बारे में एकदम भूल ही गया था। उस थैली से अपनी जैकेट बाहर निकालते हुए उसने सोचा कि अब वह जैकेट किसी को दान कर देगा। तभी जैकेट की जेब से 2 पत्थर उरीम और थुरीम बाहर निकलकर फर्श पर गिर पड़े। उन्हें देखकर उसे एक बार फिर उस बूढ़े बादशाह की याद आ गई। उसे अपने ऊपर आश्चर्य हुआ
कि इतने दिनों तक वह उसे कैसे भूला रहा। लगभग 1 साल तक वह जी जान लगाकर काम करता रहा ताकि कुछ पैसे बचा सके और स्वाभिमान के साथ स्पेन लौट सके। सपने देखना कभी बंद मत करना। बूढ़े बादशाह के शब्द उसे याद आ गए। शकुन जो कहे उस पर चलना। लड़के ने उरीम और थुरीम को उठा लिया। अजीब सी सनसनी से उसे लगा कि जैसे वह बूढ़ा बादशाह यहीं कहीं आसपास है। उसने 1 साल तक कड़ी मेहनत की थी और अब शकुन कह रहे थे कि यहाँ से चलना चाहिए। मैं अब वही करूंगा जो मैं पहले करता था। हालांकि भेड़ों ने मुझे अरबी बोलना नहीं सिखाया था, फिर भी उन्होंने कुछ ऐसा सिखाया था जो उससे भी महत्वपूर्ण था, और वह यह कि दुनिया में एक भाषा ऐसी भी है जिसे हर कोई समझता है, और वही भाषा दुकान का व्यापार बढ़ाते वक्त वह बराबर इस्तेमाल करता रहा। वह भाषा थी उत्साह और उमंग की, प्यार और संकल्प के साथ उन चीजों को प्राप्त करने की जिन पर आपका भरोसा है और जिन्हें आप पाना चाहते हो। टेंजियर अब उसके लिए एक अजनबी शहर नहीं था। उसे लगा कि जैसे उसने उस स्थान पर विजय पा ली है, ठीक वैसे ही वह पूरी दुनिया पर भी विजय पा सकता है। जब तुम सचमुच किसी चीज को पाना चाहते हो तो संपूर्ण सृष्टि उसकी प्राप्ति में मदद के लिए तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचती है। बूढ़े बादशाह के ये शब्द वह भुलाए नहीं भूलता। मगर बूढ़े बादशाह ने ठगी और डकैती के बारे में कुछ नहीं कहा था, ना ही कभी खत्म ना होने वाले रेगिस्तान के बारे में, या फिर उन लोगों के बारे में जो यह जानते हैं कि उनका सपना क्या है मगर उसे साकार करना नहीं चाहते। बूढ़े बादशाह ने यह भी नहीं बताया था कि पिरामिड कंकड़ पत्थरों का ढेर भर है और उन्हें कोई भी अपने घर के पिछवाड़े में बना सकता है। और वह यह भी बताना भूल गया था कि जब तुम्हारे पास इतना पैसा हो कि पुराने से ज्यादा रेवड़ खरीद सको तो उसे खरीद लेना चाहिए। लड़के ने थैली उठा ली और दूसरी चीजों के साथ रख ली। वह नीचे उतरा तो व्यापारी एक विदेशी जोड़े से बात कर रहा था और 2 अन्य ग्राहक क्रिस्टल के गिलासों में चाय पीते हुए दुकान की जांच पड़ताल कर रहे थे। हर सुबह से ज्यादा गहमा गहमी थी इस सुबह। जहां वह खड़ा था वहां से उसने देखा कि बूढ़े व्यापारी के बाल बूढ़े बादशाह के बालों की ही तरह थे। उसे मिठाई वाले की वह मुस्कुराहट याद आई जब टेंजियर में उसका पहला दिन था, जब उसके पास ना खाने को कुछ था और ना कहीं जाने का इंतजाम। ऐसे में उस मिठाई वाले की वह मुस्कुराहट, वो भी तो उस बूढ़े बादशाह की मुस्कुराहट जैसी ही थी। उसे लगा कि जैसे वह बूढ़ा बादशाह यहाँ आया हो और अपनी निशानियां छोड़ गया हो, मगर उनमें से कोई भी आदमी कभी उससे नहीं मिला। जबकि दूसरी तरफ बूढ़ा बादशाह कहता था वो उन सभी लोगों की मदद करता है जो अपनी नियति को पाना चाहते हैं। वह लड़का क्रिस्टल व्यापारी से विदा लिए बगैर ही चला गया। उसे डर था कि ग्राहकों के सामने वह रो पड़ा तो कुछ भी हो, यह जगह उसे हमेशा याद आती रहेगी और वो तमाम अच्छी बातें जो यहाँ रहकर उसने सीखी हैं। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था और उसे लगने लगा था कि जैसे अब वह दुनिया जीत ही लेगा। मगर मैं तो अपनी भेड़ों के पास जा रहा हूँ, उनकी देखरेख करूंगा, जाने पहचाने चरागाहों की सैर करूंगा। बड़े निश्चय के साथ यह बात उसने अपने आप से कही, मगर उसका मन इस बात से खुश नहीं था। वह पूरे 1 साल तक काम करता रहा ताकि वह अपना सपना साकार कर सके, और अब वही सपना धीरे धीरे महत्वहीन होता जा रहा था। हो सकता है वह उसका असली सपना रहा ही ना हो। कौन जाने, शायद उस क्रिस्टल व्यापारी की तरह होना ही बेहतर है, जिसका सपना तो है मगर वह कभी मक्का जाएगा नहीं और सारा जीवन उस सपने के पूरे होने की आशा में बिता देगा। लड़के ने खुद को फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथों में उरीम और थुरीम थे जिनसे उसे बूढ़े बादशाह की ताकत और इच्छा शक्ति का बराबर एहसास हो रहा था। होनी कह लीजिए या शकुन, वह लड़का उसी शराब खाने में दाखिल हो गया जहां वह पहले दिन पहुंचा था। वह ठग अब वहां नहीं था। शराब खाने का मालिक खुद उसके लिए एक कप चाय लेकर आया। लड़के ने सोचा, गडरिया तो मैं कभी भी बन सकता हूँ। भेड़ों की देखभाल कैसे होती है यह मुझे अच्छी तरह पता है, मैं उसे भूला नहीं हूँ, मगर मिस्र के पिरामिड जाने का मौका मुझे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। वह बूढ़ा आदमी जो सोने का कवच पहने हुए था मेरा सारा अतीत जानता था। सचमुच वह राजा था, एक बुद्धिमान बादशाह। एंटील्यूशिया की पहाड़ियों का रास्ता केवल 2 घंटे का था, मगर उसके और पिरामिडों के बीच एक पूरा रेगिस्तान। इस बात को लड़के ने सोचा कि इस तरह से भी कहा जा सकता है कि वह अपने खजाने तक की दूरी को 2 घंटे और कम कर चुका है।
यह बात और है कि यह 2 घंटे उसके लिए पूरे 1 साल में बदल गए। तो क्या हुआ? मैं अपनी भेड़ों के पास क्यों जाना चाहता हूँ? उसने सोचा, क्योंकि मैं भेड़ों को समझता हूँ। वे मेरे लिए कोई समस्या नहीं है और वे अच्छी दोस्त भी होती हैं। मगर दूसरी ओर मुझे मालूम नहीं कि रेगिस्तान भी दोस्त हो सकता है या नहीं। ऐसे ही रेगिस्तान में मुझे अपना खजाना तलाशना होगा। अगर मैं नाकामयाब रहा तो घर लौट सकता हूँ। अब तो मेरे पास काफी पैसे हैं और काफी समय भी, तो फिर यही सही। एकाएक वह खुशी से भर उठा। गडरिया तो कभी भी बन सकता है, क्रिस्टल बेचने वाला भी बन सकता है। हो सकता है दुनिया में और बहुत से खजाने छिपे हों, मगर उसका तो एक सपना था और वह एक बादशाह से मिला था। ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। शराब खाने से बाहर आने के बाद भी उसकी योजनाएं जारी थी और उसे याद आया कि व्यापारी को क्रिस्टल का सामान लाकर देने वाला सौदागर इतना विशाल रेगिस्तान कारवां के जरिए पार करता था। उसने उरीम और थुरीम दोनों पत्थरों को कसकर पकड़ लिया। उन्हीं की बदौलत वह खजाने की ओर बढ़ रहा था। जब भी कोई अपनी नियति ढूंढ रहा होता है तो मैं वहीं उसके आसपास होता हूँ, बूढ़े बादशाह ने उसे बताया था। तो उस सौदागर के माल गोदाम में जाकर मालूम तो किया जाए, क्या वाकई पिरामिड इतनी दूर हैं? लड़के ने तय किया। वह आधा माल गोदाम था और आधा बाड़ा, जानवरों और उनके पसीने की बदबू और धूल से भरा हुआ। वहां बेंच पर एक अंग्रेज बैठा था। वह सोच रहा था, मुझे क्या मालूम था 10 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद मुझे यहाँ आकर रहना पड़ेगा। उसके हाथों में रसायन शास्त्र की कोई पत्रिका थी। वह भी शकुनों पर विश्वास करता था। उसकी सारी जिंदगी और पढ़ाई का एक ही उद्देश्य था, सृष्टि की सच्ची भाषा को जानना। पहले उसने स्पेनिश भाषा सीखी, फिर दुनिया के मजहब और अब कीमियागारी। उसने स्पेनिश भाषा में बोलना बखूबी आता था। दुनिया के बारे में, दुनिया के सारे मजहबों का उसे अच्छा ज्ञान था, मगर अभी तक वह कीमियागार नहीं बन पाया था। उसने एक से बढ़कर एक अहम सवालों के पीछे छिपे मायने खोज निकाले थे, पर अब वह ऐसे मुकाम तक पहुंच चुका था जहां से उसकी पढ़ाई लिखाई भी उसे आगे नहीं ले जा सकती थी। किसी कीमियागार या अल्केमिस्ट से संबंध बनाने की उसने असफल कोशिश भी की थी, मगर सभी अल्केमिस्ट बड़े अजीब लोग होते हैं। वे केवल अपने ही बारे में सोचते हैं, तभी तो उन्होंने कभी उसकी मदद नहीं की। कौन जाने उनमें से कोई एक व्यक्ति भी उस श्रेष्ठतम कृति पारसमणि के रहस्य को जानने में सफल ना रहा हो और इसी कारण वह अपना ज्ञान अपने तक ही सीमित रखना चाहते हो। पारसमणि के रहस्य की खोज में पिता द्वारा छोड़ा गया बहुत सा धन वह खर्च कर चुका था। दुनिया के मशहूर और बड़े से बड़े पुस्तकालयों में वह न जाने कितना समय गवा चुका था। कीमियागारी पर एक से एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण किताबें वह खरीद चुका था। किसी एक ऐसी ही किताब में उसने पढ़ा था कि बहुत साल पहले एक अरब अल्केमिस्ट यूरोप आया था। लोगों का कहना था कि उसकी उम्र 200 साल थी और उसने न केवल पारसमणि बल्कि जीवन का अमृत भी ढूंढ निकाला था। अंग्रेज को यह कहानी अच्छी तो लगी थी, मगर उसे कपोल कल्पना से ऊंचा दर्जा उसने कभी नहीं दिया। तब तक जब तक कि उसके एक दोस्त ने पुरातत्वीय अन्वेषण से लौटकर उसे बताया नहीं कि रेगिस्तान में उसकी भेंट एक ऐसे अरब से हुई जिसके पास विलक्षण सिद्धियां थी। उसके दोस्त ने बताया था कि वह अरब अल फयूम नामक नखलिस्तान में रहता है। लोग कहते हैं कि उसकी उम्र 200 साल है और वह किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है। अंग्रेज अपनी उत्तेजना छिपा नहीं सका। उसने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए, कुछ चुनिंदा किताबें उठाई और यहाँ आ गया जहाँ वह बैठा है, इस बेंच पर जो एक धूल भरे बदबू मारते माल गोदाम में पड़ी है। बाहर एक कारवां की रवानगी की तैयारी चल रही थी जो सहारा रेगिस्तान पार करते हुए अल फयूम नखलिस्तान से गुजरने वाला था। मैं उस कीमियागार को ढूंढ निकालूंगा। ऐसा विचार आते ही उसे जानवरों की बदबू थोड़ी सहनीय लगने लगी। तभी वह लड़का जो पोशाक की वजह से अब एक अरब नव युवक लग रहा था, उस अंग्रेज के पास आया। दुआ सलाम हुई और वहीं बेंच के पास उसने अपना बोझा उतार कर रख दिया। आप कहाँ तक जा रहे हैं? उस नौजवान अरब ने पूछा। मैं रेगिस्तान जाऊंगा, अंग्रेज ने जवाब दिया और अपनी पत्रिका पढ़ने लगा। वह इस विषय पर कोई बातचीत नहीं करना चाहता था। उसका मन तो एक ही बात में लगा था कि जो कुछ भी उसने बीते सालों में सीखा है
उस सब को एक बार दोहरा ले। वह कीमियागार जरूर उसकी परीक्षा लेगा। अरब नव युवक ने भी अपनी किताब निकालकर पढ़ना शुरू कर दिया। किताब स्पेनिश में थी। अरे यह तो बहुत अच्छा है, अंग्रेज ने सोचा। उसे अरबी के मुकाबले स्पेनिश भाषा ज्यादा अच्छी तरह आती है, और अगर यह लड़का भी अल फयूम ही जा रहा है तो बातें करते करते रास्ता अच्छा कट जाएगा। यह तो बड़ा अजीब है, लड़का बोला और फिर से किताब के शुरू के पृष्ठ पढ़ने लगा जिनमें दफन का दृश्य वर्णित था। उसने सोचा, मैं पिछले 2 सालों से यह किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं इस दृश्य और इन पृष्ठों से कभी आगे बढ़ ही नहीं पाता। अब तो वह बूढ़ा बादशाह भी नहीं था जिसकी वजह से उसका ध्यान बट जाता। उसके मन में कहीं अभी भी दुविधा थी अपने निर्णय के बारे में, मगर एक बात वह अच्छी तरह से जानता था, कोई भी निर्णय लेना तो चीजों की शुरुआत मात्र है। जब भी कोई निश्चय किया जाता है तो व्यक्ति अपने आप को उस तेज प्रवाह में डाल देता है जो उसे ऐसी ऐसी जगहें ले जाता है जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। जब मैं खजाने की तलाश में निकला था तो क्या मैंने सोचा था कि मैं क्रिस्टल की दुकान पर काम करूंगा। कारवां में शामिल होना है तो मेरा निश्चय, पर यह मुझे कहां कहां ले जाएगा यह मुझे नहीं मालूम। पास ही बैठा था वह अंग्रेज जो एक पत्रिका पढ़ रहा था। जब उससे उसने बात करनी चाही तो अंग्रेज बड़ी चिड़चिड़ाहट और रूखेपन से पेश आया था। वे दोनों दोस्त भी बन सकते थे, मगर अंग्रेज ने तो सीधे मुंह बात ही नहीं की। लड़के ने किताब बंद कर दी। वह नहीं चाहता था कि वह उस अंग्रेज की तरह दिखाई दे। उसने अपनी जेब से उरीम और थुरीम निकाल लिए और उनसे खेलने लगा। देखते ही अजनबी बड़ी जोर से चिल्लाया, उरीम और थुरीम। आंख झपकते लड़के ने उन्हें अपनी जेब में वापस रख लिया और कहा, यह बिकाऊ नहीं है, वैसे ये बहुत कीमती भी नहीं है। अंग्रेज ने लड़के को जवाब देते हुए कहा, ये मामूली पत्थर के क्रिस्टल से बने हैं और इस धरती में पत्थर के ऐसे लाखों क्रिस्टल मौजूद हैं, मगर जो जानकार हैं उन्हें मालूम है कि ये उरीम और थुरीम हैं। मुझे नहीं मालूम था कि वे दुनिया के इस हिस्से में पाए जाते हैं। यह मुझे एक बादशाह ने तोहफे में दिए थे, लड़के ने कहा। अजनबी ने कुछ नहीं कहा और जेब में हाथ डालकर उसने भी वैसे ही 2 पत्थर निकाल लिए। क्या कहा तुमने बादशाह? उसने पूछा। क्यों, तुम्हें यकीन नहीं आता कि कोई बादशाह मुझ जैसे गडरिये से बात कर सकता है? लड़के ने बात खत्म करते हुए कहा। क्यों नहीं, वे गडरिये ही तो थे जिन्होंने दुनिया के आदिम बादशाह को सबसे पहले पहचाना था, जबकि और लोग उसे पहचानने से इनकार कर रहे थे। बादशाहों का गडरियों से बात करना कोई अचंभे की बात नहीं है। वह आगे भी बोलता रहा, इस संशय के साथ कि वह लड़का उसकी बात समझेगा भी या नहीं। यह सब बाइबल में लिखा है, वही किताब जिसे पढ़कर मैंने उरीम और थुरीम के बारे में जाना है। ईश्वर ने केवल इन 2 पत्थरों से ही शकुन विचारने की आज्ञा दी है। पुजारी इन्हें अपने स्वर्ण कवच में लगाकर चलते थे। लड़के को एकाएक इस बात की खुशी हुई कि वह इस समय इस माल गोदाम में है। हो सकता है यह एक अच्छा शकुन हो, अंग्रेज ने जैसे धीमे स्वर में अपने आप से कहा। लड़का अब जिज्ञासु हो चला था। उसने अंग्रेज से पूछा, तुम्हें शकुनों के बारे में किसने बताया? जिंदगी की हर बात एक शकुन ही तो है, अंग्रेज बोला। उसने अपनी पत्रिका बंद कर दी। एक विश्वव्यापी भाषा है जिसे हर कोई समझता है मगर भूल चुका है। और चीजों के अलावा मैं उसी विश्वव्यापी भाषा की तलाश में निकला हूँ। उसी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ। मुझे उस आदमी को ढूंढना है जो इस सर्वव्यापी, सार्वभौम और संपूर्ण भाषा को जानता है, यानी एल्केमिस्ट। उन दोनों की बातचीत को बीच में ही रोकता हुआ माल गोदाम का मालिक आ गया और बोला, तुम दोनों भाग्यशाली हो। अल फयूम के लिए एक कारवां आज ही रवाना हो रहा है, मगर मुझे तो मिस्र जाना है। लड़के ने कहा, अल फयूम मिस्र में ही है। उस मोटे अरब ने कहा, तुम किस तरह के अरब हो जो तुम्हें यह भी नहीं मालूम? यह सौभाग्य का लक्षण है। अंग्रेज ने उस मोटे अरब के चले जाने के बाद कहा, अगर मैं कर सकता तो एक वृहत विश्वकोश लिखता केवल 2 शब्दों को लेकर, भाग्य और संयोग। इन्हीं 2 शब्दों से विश्वव्यापी भाषा लिखी गई है। फिर उसने लड़के से कहा, यह संयोग नहीं तो और क्या है? उसकी जान पहचान उससे तभी हुई जब उसके हाथ में उरीम और थुरीम थे और उसने लड़के से पूछा था कि क्या वह
अल्केमिस्ट की तलाश में है। मैं एक खजाने की तलाश में हूँ, लड़के ने कहा, और कहने के बाद उसे पछतावा भी हुआ कि उसने क्यों यह बात बताई। मगर अंग्रेज ने उस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक तरह से मैं भी उसी की तलाश में हूँ, अंग्रेज बोला। मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि कीमियागारी होती क्या है। लड़का यह कह ही रहा था कि माल गोदाम के मालिक ने उन्हें बाहर आने के लिए कहा। मैं इस कारवां का लीडर हूँ, काली आंखों और दाढ़ी वाले आदमी ने घोषणा की। जो भी मेरे साथ चलता है उसकी जिंदगी और मौत मेरे हाथों में होती है। रेगिस्तान एक मनमौजी औरत के समान है जो कभी भी एक अच्छे खासे आदमी को पागल बना सकती है। वहां कोई 200 लोग थे और 400 जानवर, ऊंट, घोड़े, खच्चर और मुर्गे। उस भीड़ में औरतें, बच्चे और बहुत से अधेड़ आदमी भी थे जिनकी पेटी से तलवार बंधी थी और कंधों से राइफल लटक रही थी। अंग्रेज व्यक्ति के पास किताबों से भरे कई सूटकेस थे। बकबक और चलने की तैयारी, इतना शोर था कि लीडर को अपनी बात समझाने के लिए कई बार दोहरानी पड़ी। यहाँ अलग अलग तरह के लोग हैं और हरेक का अपना ईश्वर है, मगर मैं केवल अल्लाह को मानता हूँ और उसी की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं रेगिस्तान पर विजय पाने की पूरी कोशिश करूंगा। मगर आप लोग भी अपने अपने ईश्वर की कसम खाकर वादा कीजिए कि आप हर हालत में मेरा हुक्म मानेंगे। रेगिस्तान में हुक्म ना मानने का मतलब है मौत। भीड़ में कुछ फुसफुसाहट हुई। हर आदमी और औरत अपने अपने ईश्वर की कसम खा रहा था। लड़के ने ईसा मसीह की कसम खाई। अंग्रेज चुप ही रहा। आम शपथ ग्रहण के मुकाबले फुसफुसाहट का यह सिलसिला कुछ लंबा ही चला। लोग अपनी सुरक्षा के लिए भी प्रार्थना कर रहे थे। बिगुल की पुकारती आवाज के साथ ही सब लोग अपनी अपनी सवारियों पर चढ़ गए। उस लड़के और अंग्रेज ने ऊंट खरीदे थे, इसलिए उन पर चढ़ने में उन्हें थोड़ी परेशानी हुई। लड़के को अंग्रेज वाले ऊंट पर दया भी आई क्योंकि उस पर किताबों के बहुत सारे बक्से लदे थे। संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। अंग्रेज ने बातचीत का सिलसिला वहीं से शुरू किया जहां से वह माल गोदाम में छूट गया था। मैं आज यहाँ हूँ क्योंकि मेरे एक दोस्त ने उस अरब के बारे में सुना था। कारवां आगे बढ़ने लगा और अंग्रेज जो कुछ भी कह रहा था उसे सुन पाना असंभव हो गया था। लेकिन लड़के को मालूम था कि वह अंग्रेज उस रहस्यमय कड़ी के बारे में बताने जा रहा था जो एक वस्तु को दूसरी वस्तु से जोड़ती है। वह कड़ी जिसने उसे गडरिया बनाया था, बार बार वही सपने दिखाए थे, वहीं उसे अफ्रीका लेकर आई थी जहां उसकी मुलाकात उस बूढ़े बादशाह से हुई और उसे एक ठग ने ठगा भी ताकि वह क्रिस्टल व्यापारी के पास जा सके। जो कोई अपनी नियति को पाने के पास पहुंचता है वह नियति उसके जिंदा रहने का असली कारण बन जाती है, लड़के ने सोचा। कारवां पूर्व दिशा की ओर चल दिया। पूरी सुबह वह यात्रा करता रहा और जब सूरज एकदम सिर पर आ गया तो उस प्रखर गर्मी में थोड़े विश्राम के लिए रुक गया। ढलती दोपहर में उसने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। लड़के ने अंग्रेज से शायद ही कोई बात की हो और वह अंग्रेज भी अपनी किताबों में ही डूबा रहा। लड़का बड़े धीरज से रेगिस्तान में लोगों और जानवरों का धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना देखता रहा। अब सब कुछ अलग था उस दिन की अपेक्षा जिस दिन उन्होंने यात्रा शुरू की थी। कितनी घबराहट, कितनी चीख चिल्लाहट थी उस दिन। बच्चों का रुदन, जानवरों की हिनहिनाहट, ऊपर से गाइड और व्यापारियों की घबराहट। बाप रे बाप, रेगिस्तान में तो बस निरंतर बहने वाली हवा की ही आवाज थी और उसके साथ थी आगे कदम रखते हुए जानवरों के खुरों की आवाज। गाइड भी एक दूसरे से बहुत कम बात कर रहे थे। मैंने इन रेत के टीलों को कितनी ही बार पार किया है, मगर रेगिस्तान इतना विशाल है और क्षितिज इतनी दूर कि आदमी उसके सामने अपने को बहुत छोटा पाने लगता है और चुप्पी साध लेता है। उसके ऊंट चालक ने रात के वक्त यह बात कही। लड़के ने बड़ी सहज अनुभूति से समझ लिया कि वह क्या कहना चाहता है। हालांकि इससे पहले उसने रेगिस्तान में कभी कदम भी नहीं रखा था। वह जब भी समुद्र या अग्नि को देखता था तो वह चुप हो जाता था उनकी मौलिक कुदरती शक्ति को देखकर। मैंने भेड़ों और क्रिस्टलों से काफी कुछ सीखा है, लड़के ने सोचा, तो मैं रेगिस्तान से भी कुछ सीख सकता हूँ। यह भी तो कितना पुराना है और कितना समझदार। हवा थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लड़के को याद आया वह दिन जब वह तरीफा के किले की दीवार पर बैठा था और ऐसी ही हवा उसके चेहरे को झकझोर रही थी।
उसे अपनी भेड़ों की ऊन याद आ गई। भेड़ें जो अब एंटीलुसिया के चरागाहों में पानी और चारे की तलाश में घूम रही होंगी। वे भेड़ें अब मेरी कहाँ रही, उसने अपने आप से कहा। अब तो उन्हें अपने नए गडरिये मालिक की आदत पड़ गई होगी। हो सकता है मुझे भूल भी गई हो। चलो अच्छा है, भेड़ नुमा सभी जानवर जिन्हें आदत है इधर उधर घूमने की, वे बस आगे बढ़ जाना ही जानते हैं। उसे व्यापारी की लड़की का ध्यान आया। अब तक तो उसकी शादी भी हो गई होगी किसी बेकरी वाले से, या फिर किसी गडरिये से जो पढ़ा लिखा हो और उसे मजेदार कहानियां सुना सकता हो। आखिर वह ही एक अकेला थोड़ी ना है इस दुनिया में। मगर वह उत्तेजित था अपनी उस सहज अनुभूति पर, जिसके जरिए उसने ऊंट वाले की बात के मतलब निकाल लिए। शायद वह भी अब उस सर्वव्यापक भाषा को समझने लगा था जो लोगों के अतीत और वर्तमान से संबंध रखती है। उसकी माँ उसे पूर्वाभास का नाम देती थी। लड़के को समझ में आने लगा कि पूर्वाभास और कुछ नहीं, हमारी आत्मा का एकाएक सर्वव्यापी जीवन धारा से समा जाना है, जहाँ सभी लोगों का इतिहास एक दूसरे से जुड़ा होता है। वहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, तभी हम सब कुछ जान लेते हैं। मकतूब। लड़के को क्रिस्टल व्यापारी की बात याद आ गई। रेगिस्तान के कुछ हिस्से एकदम रेतीले थे और कुछ चट्टानों वाले। जब कभी कारवा के सामने कोई बड़ी चट्टान आ जाती तो उसे घूमकर पार किया जाता, पर जब कोई बहुत बड़ी और दूर तक फैली चट्टान रास्ता रोक लेती तो कारवा को अपना रास्ता बदलना पड़ता। जहाँ कहीं रेत की परत बहुत पतली होती तो जानवर भारी रेत तलाशते जो उनके खुरों के लिए ज्यादा आरामदेह होता। कुछ जगहों पर जमीन सूखे तालाबों के नमक से पट गई थी। ऐसी जगह आने पर जानवर अड़कर रुक जाते तो सबको उनकी पीठ से नीचे उतरना पड़ता। तब चालकों को सवारी के सामान को भी अपने कंधों पर लाद कर पूरी दूरी को पार करना पड़ता। उसके बाद फिर से ऊंटों पर सामान और सवारियां लाद दी जाती। अगर कोई ऊंट वाला बीमार पड़ जाता या मर जाता तो पर्ची डालकर नया चालक तैनात कर दिया जाता। इसकी वजह एक ही थी कि चाहे जितनी भी बाधाएं आए, कारवां का निरंतर आगे बढ़ते जाना उस दिशा में जिधर कुतुब नुमे की सुई इशारा करती थी। रास्ते में कोई बाधा आ जाती तो कारवां थोड़ा घूमकर उस बाधा को पार करते हुए फिर से अपने रास्ते पर आ जाता। कुतुब नुमे के साथ साथ जगमग चमकता भोर का तारा भी उनका मार्ग निर्देश करता और उन्हें बताता कि नखलिस्तान उस तरफ है और वे सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जहां पानी है, खजूर के पेड़ हैं और लोगों की बस्ती है। सिर्फ अंग्रेज ही था जो इस सब से बेखबर अपनी किताबों में खोया हुआ था। किताब तो उस लड़के के पास भी थी और उसने उसे पढ़ने की कोशिश भी की थी, मगर आगे बढ़ते कारवां को देखने और तेज चलती हवा को सुनने में उसकी ज्यादा दिलचस्पी थी। जैसे जैसे उसने ऊंट को समझना शुरू किया तो एक रिश्ता सा कायम हो गया और किताब को उसने एक और फेंक दिया। हालांकि उसे अंधविश्वास था कि जब भी वह किताब खोलेगा उसे कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी जरूर मिलेगी, मगर उसने इस विचार को फिलहाल छोड़ दिया। ऊंट चालक से उसकी दोस्ती हो गई। रात को जब वे अलाव के पास बैठते तो वह उसे अपने गडरिया जीवन के पूर्व अनुभव सुनाता। ऐसे ही एक बातचीत में ऊंट चालक ने अपने जीवन के बारे में भी बताया। मैं अल कैरम के पास ही रहता था। मेरे अपने बगीचे थे, बच्चे थे और मैं एक ऐसी जिंदगी जी रहा था जो मेरे जिंदा रहते बदलने वाली नहीं थी। एक साल जब खेती बहुत अच्छी हुई तो हम सब मक्का गए, जिंदगी का एक अहम फर्ज अदा करने। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई चिंता नहीं होगी। ऐसे में एक दिन भूकंप आ गया, धरती कांपने लगी, नील नदी में बाढ़ आ गई, तेज पानी किनारे तोड़कर बहने लगा। मैं सोचता था कि कुछ होगा भी तो दूसरों के साथ होगा, मेरे साथ नहीं। पड़ोसी डर रहे थे कि उनके जैतून के सारे पेड़ बाढ़ में बह जाएंगे। मेरी बीवी को डर था हम अपने बच्चों को खो देंगे। मुझे लगा अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। खेतों की सारी मिट्टी तबाह हो गई। तब रोजी रोटी के लिए मुझे दूसरा काम ढूंढना पड़ा। तभी से मैं ऊंट चलाने वाला बन गया। मगर उस हादसे से मुझे अल्लाह की वह बात समझ में आ गई। उन लोगों को अज्ञात से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए जिन्हें मालूम है कि उनकी जरूरतें क्या हैं, वे क्या चाहते हैं और उन्हें हासिल कैसे किया जा सकता है।
हमें डर लगा रहता है कि हमारे पास जो है उसे हम खो